जिसमें अटेंडेंस का ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। कुछ कॉलेजेस ने जैसे बताई थी दैट हाउ टू कैलकुलेट द करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके एक नई चीज सीखी थी हमने लास्ट टाइम, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें की थी रिलेटेड टू करंट, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। या उसके बाद अल्टीमेटली ओम्स लॉ पे आए थे। ओम्स लॉ में भी मैंने ओम्स लॉ तो आपको बता दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू IR जो लिखते हो, V इक्वल्स टू I into R, that is not Ohm's law. V equal to IR is a general form to find out resistance. जब V equal to IR लिखते हो, that means resistance it's given by V upon I, है ना? ये तो resistance की general formula है. It can be valid for any object. Ohm's law सिर्फ इतना ही है, V directly proportional to I. ठीक है? ये सब मैंने बताया था. Clear? आज आगे बढ़ते हैं. Today, first of all, we will discuss limitations of Ohm's law. Ohm's law की limitations of Ohm's law. सर हाँ बोलो। जो सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ था ना, हाँ जी, कर्व ग्राफ आया था ना, तो वो सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्लाई होगा कि बैड कंडक्टर्स के लिए भी कर्व ग्राफ आएगा? नहीं, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए है। अब आप फिर डाउट होगा, आपको डाउट आएगा कि सर फिर बैड कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसा रहेगा। बैड कंडक्टर में आपको पता होगा, बैड कंडक्टर्स में तो करंट ही फ्लो नहीं होता है, व्हाटएवर वोल्टेज यू अप्लाई बट दे डू नॉट कैरी द करंट। यस। तो बैड कंडक्टर ग्राफ ऐसा रहेगा कि ग्राफ में वोल्टेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट करंट विल रिमेन जीरो ओनली। करंट तो रहता ही नहीं है ना, तो ग्राफ ऐसा रहेगा कि इट विल बी टचिंग द वोल्टेज एक्सिस। ठीक है, वोल्टेज बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ चलते जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा ही नहीं ग्राफ। सो बैड कंडक्टर के लिए भी वो ग्राफ नहीं, इट इज ओनली फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चलिए लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पहला लिमिटेशन तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वही है। पहला लिमिटेशन ये है कि जो ओम्स लॉ है, इट इज ओनली फॉलोड बाय गुड कंडक्टर्स, इट इज नॉट फॉलोड बाय सेमीकंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। ओम्स लॉ इज ओबेड, ओम्स लॉ इज ओबेड by only good conductors. It is not obeyed by semiconductors and bad conductors. ठीक है, सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, सो इट इज ओबेड ओनली बाय गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ये तो पहला लिमिटेशन हो गया। चलिए सेकेंड लिमिटेशन मैं अभी बता रहा हूं। यूजुअली जो है ना, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पे करंट होता है। ठीक है, कभी आप उल्टा बनाओगे तो भी कोई रॉन्ग तो नहीं होगा, चल सकता है यहाँ पे, अगर ऐसा किया तो भी ठीक है, चलो। बट यूजुअली 99% यूजुअली वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होता है, उल्टा भी कभी कभी आना चाहिए आपको बनाने। ठीक, ये देखो वोल्टेज और करंट ना, देखो अगर जो बॉडी ओम्स लॉ ओबे करती है, द बॉडी विच ओबे ओम्स लॉ, उनको मैंने लास्ट टाइम बताया था, उनको ओमिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ओमिक मटेरियल्स, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम। Yes. हाँ, या तो जो बॉडी ओम्स लॉ ओबे करती है उसको बोलते हैं ओमिक मटेरियल। सपोज मैं एक ओमिक मटेरियल के लिए ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर द ओमिक मटेरियल। तो ग्राफ कैसा रहेगा? द ओम्स लॉ सेज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैंने कहा था लास्ट टाइम, जब ये दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, I और V डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ग्राफ कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ग्राफ को मैं अभी फिलहाल डॉटेड लाइन से बना लेता हूं, बाद में इसको सॉलिड कर देंगे। ये देखो डॉटेड लाइन से बना है, बट दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। रिमेंबर ऑलवेज, अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इन दोनों के बीच का x और y का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये ग्राफ आना चाहिए। आइडियली दिस शुड बी द बिहेवियर, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइडियली ऐसा ग्राफ आना चाहिए। इट्स लाइक आइडियल बिहेवियर, इट्स आइडियल बिहेवियर। लेकिन पता है रियलिटी में क्या होता है? जब हम लोग रियलिटी में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, मतलब रियलिटी में मतलब
हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके उसमें से डेटा ऑब्टेन करके वो डेटा के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करें। मींस इफ यू प्लॉट द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, तो जो रियल ग्राफ आता है ना वो इससे थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है वो मैं पहले समझा देता हूँ, या वो समझाने से पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ ग्राफ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि अलग क्यों होता है वो ग्राफ। ठीक है, अब रियल ग्राफ कैसा होता है वो देखो। रियल ग्राफ स्टार्टिंग में थोड़े डिस्टेंस तक के लिए तो स्ट्रेट लाइन होता है, इट इज इंडीड स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टर्न ले लेता है, ऐसे ऐसे। ये देखो जो टर्निंग है ना, इसकी टर्निंग ऐसे हो गई, दिख रहा है। अब आप याद कैसे रखेंगे किस तरफ टर्न हो रहा है? इट विल टर्न टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। वोल्टेज एक्सिस की तरफ हमेशा टर्न होता है। रीजन मैं बताऊंगा क्यों टर्न हो रहा है, बट एक्चुअली ग्राफ ऐसा आता है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ना ग्राफ, इट्स अ रियल बिहेवियर। रियल में ऐसे बिहेव होता है। आइडियल बिहेवियर ऐसा है, बट रियल बिहेवियर ऐसा है। तो एक डाउट आता है कि सर ये रियल बिहेवियर क्यों नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों नहीं जा रहा है आगे। उसका एक सिंपल रीजन समझा देता हूं मैं। देखो होता है क्या स्टूडेंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एज यू इंक्रीज द वोल्टेज द करंट विल आल्सो इंक्रीज। ये ओम्स लॉ है। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, ये देखो ऐसे, करंट भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई ग्राफ ऐसे जा रहा है इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में V बढ़ाने पे I बढ़ता है, बट आपको पता है करंट इंक्रीज होने पे हीट भी इंक्रीज होगा। करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द हीट, जिसको आप जूल्स हीटिंग कहते हो। तो करंट की वजह से पता है हीटिंग प्रोड्यूस होगा। हीटिंग की वजह से क्या होगा, वायर गर्म हो जाएगी, राइट। तो वायर का टेम्परेचर विल इंक्रीज। सी गेटिंग? या तो हीटिंग से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द वायर विल इंक्रीज। अब होता यह है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर ऑफ द वायर। सो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एज लॉन्ग एज रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो उससे करंट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ना चाहिए, तो नो डाउट वो बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी हो जाती है। मतलब उतना रैपिडली नहीं बढ़ता है जितना उसको बढ़ना चाहिए था, वो थोड़ा कम हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ हीटिंग। हीटिंग क्यों हुआ? वो आपको मालूम है, करंट से हीटिंग होती है। ये सब चेन इफेक्ट है, एक इसकी वजह से ये सब हुआ है, करंट की वजह से। तो क्या लगता है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट एक्चुअली बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ऐसे, इफ आई इंक्रीज माई वोल्टेज करंट मस्ट इंक्रीज। लेकिन ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इसके बाद देखो ये ग्राफ ऐसे हो गया है। ग्राफ ऐसे होने का मतलब होता है कि नाउ वोल्टेज इज इंक्रीजिंग मोर, बट करंट इज नॉट इंक्रीजिंग दैट मच। उतना करंट नहीं बढ़ रहा है जितना वोल्टेज बढ़ रहा है। दिस इज अ रियल बिहेवियर। ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि हम लोग आइडियली ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, बट नहीं आता है वो। दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन बस इतना ही है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V और I हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद वायर गर्म हो जाती है, और गर्म होने पे V और I डज नॉट रिमेन प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा डिविएट हो जाता है ग्राफ। क्लियर? सो ये ग्राफ बना लो, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, इफ यू वांट टू राइट दैट एक्सप्लेनेशन, मैं आपको लिखवा देता हूँ वो। ओके, first you draw this graph, then I will give you small description of this. सर Yes. तो सर रियल बिहेवियर में हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि I is inversely proportional to V? एक बार वापस बोलो, रियल बिहेवियर में क्या? रियल बिहेवियर में हम लोग ये लिख सकते हैं कि I is inversely proportional to V? आपको ये रियल बिहेवियर वाला ग्राफ दिख रहा है जो मैंने ग्राफ बनाया, रियल बिहेवियर वाला? यस ऐसा ना, स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे। यस तो ये राइजिंग ग्राफ है, ये ऊपर होते जा रहा है। राइजिंग ग्राफ है कि फॉलिंग ग्राफ है? राइजिंग। हाँ,
रियल बिहेवियर में आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई एंड वी आर इनवर्स प्रोपोर्शन। राइजिंग ग्राफ ही है वो, मतलब अभी भी वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने पे करंट जितना बढ़ना चाहिए आइडियली उतना नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा कम हो गया है। सी, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डिक्रीज नहीं हो रहा है, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, बट इंक्रीज उतना नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए। हम इनवर्स प्रोपोर्शन तो नहीं लिख सकते, इट इज इंडीड रॉन्ग, इनवर्स प्रोपोर्शन लिखना रॉन्ग है। चलो अब स्टूडेंट मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन ओके लिखवा सर, देता थैंक हूँ। यू। हाँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लो, चलो ऐसे लिखो, ideally the graph must be a straight line passing through origin. Ideally the graph must be straight line passing through origin because V directly proportional to I, because V directly proportional to I. But in reality, when potential difference, PD लिख दो, PD, when PD is increased, current also increases. When voltage is increased, current also increases, comma, which produces the heating in the wire, and hence temperature and resistance of the wire increases. And hence temperature and the resistance of the wire increases. Full stop. With increase in resistance, current decreases slightly. Current decreases slightly. Hence, graph does not remain straight line. Hence, graph doesn't remain straight line. ठीक है, इतना चलेगा, इतना शॉर्ट में लिख सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। लिमिटेशंस पर ऐसी है कि एक तो लिमिटेशन में अगर एकदम शॉर्ट में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं अगर लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस ये है कि पहली बात तो ये है कि सारे मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं करते। देयर आर ओनली फ्यू मटेरियल व्हिच फॉलो ओम्स लॉ, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ओके, अब जो फॉलो भी करते हैं वो भी अच्छे से फॉलो नहीं करते, थोड़ी देर के लिए फॉलो करते हैं, उसके बाद बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है उनका, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए, सो आई होप ओम्स लॉ पूरी तरह से क्लियर है अभी, ठीक है। याद रखो ओम्स लॉ को बोलना कैसे है, मैं एक बार वर्ड्स में बोल देता हूँ कैसे बोलना है। एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट मतलब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ये सब, then the potential difference applied on the ends of the conductor is directly proportional to current passing through the conductor, ठीक है। ओके, सो ओम्स लॉ इज कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ओम्स लॉ क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, करंट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी रिलेटेड टू करंट। आज हमारा जो पूरा लेक्चर है ना, मेरा ऐसा प्लानिंग ऐसा है कि आज जो पूरा लेक्चर है हम लोग रेजिस्टेंस पे डेडिकेट करेंगे। मींस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट रेजिस्टेंस। और कल जो लेक्चर मिलने वाला है, कल के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, मतलब वोल्टेज वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एकदम सिंपल बताऊं तो ये फॉर्मूला आपको पता है, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने आई को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में आई एम प्लानिंग टू डिस्कस आर, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू डिस्कस वी। तो तीनों डिस्कस हो जाएंगे, वी इक्वल आई आर। ओके, चलिए आज रेजिस्टेंस से फॉलो करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको मालूम है आई थिंक। रेजिस्टेंस का अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलूं, एक सिंपल डेफिनेशन, सो आई कैन से रेजिस्टेंस इज एक्चुअली
the opposition offered by the wire to the flow of current, right? Resistance क्या होता है? Resistance is nothing but opposition offered by the conductor, given by the conductor to the flow of current. जब करंट फ्लो होता है तो उसको जो कंडक्टर है वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, और याद रखो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होती है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, इट्स कैलकुलेटेड बाय वन ऑफ द फॉर्मूलाज इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. V upon I, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V डिवाइड बाय I, इट गिव्स R. ये आपको मालूम है. So this is a way you can find resistance, but it is the opposition given to the current. ठीक है. अब resistance का आपको यूनिट मालूम है. resistance का यूनिट है ओहम. It's OHM. But कभी-कभी हम लोग ओम ऐसा पूरा नहीं लिख के हम लोग सीधा ऐसे सिंबल भी देते हैं, right? This you know already. So ये सिंबल भी दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. This is the unit of resistance. ठीक है. आगे बढ़ रहा हूं मैं स्टूडेंट. अभी ये आपको चीज मालूम होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया. ये शायद हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है स्टूडेंट, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. शायद पता है आपको ये, राइट? रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. मतलब जितना आप बड़ा वायर लेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इफ यू टेक स्मॉल वायर ऑफ कॉपर, इट्स रेजिस्टेंस वुड बी लेस. लॉन्गर वायर ऑफ द कॉपर, रेजिस्टेंस वुड बी मोर. जितना लेंथ ज्यादा लेते हैं वायर का उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, तो ये मैं और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. दिस यू आर डन इन द 10th स्टैंडर्ड. Tell me one thing, I can write this way: resistance is directly proportional to L, but it is inversely proportional to area. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. आप में से किसी को याद है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको रिमूव करके आई विल पुट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. वो कांस्टेंट क्या होता है? रो. रो. रो, राइट. सो दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. यहाँ लिखा है मैंने. So formula become R equal to rho L by A. ठीक है. So ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है. So no need to explain much in detail. आपको पता तो है ये सब चीजें. अब इसमें आपने रो को कांस्टेंट बोला. This symbol is known as rho. इस सिंबल को रो बोलते हैं. Rho is a constant of proportionality. लेकिन इस रो का एक्चुअली जो नेम है, इसका एक्चुअली नेम क्या है? Its name is specific resistance. इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और इसका एक और नेम है, दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी. दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है. सो दिस इज रो, बट रो इज एक्चुअली व्हाट? दिस रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ठीक है, थोड़ा इसके और डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, अब देखो रो एक्चुअली क्या होता है अगर आपको समझना है. इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एग्जैक्टली रो, रो होता है क्या, तो बहुत सिंपल है. सी, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं. सी, दिस इज अ फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई A. इसमें आप अज्यूम करो, चलो ऐसे मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर जो है, लेंथ हमने 1 मीटर लिया है. वायर का लेंथ मैंने 1 मीटर फिक्स कर दिया कि लेंथ 1 मीटर है. और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का वो भी 1 मीटर स्क्वायर लिया है. ठीक है, सपोज वी आर हैविंग अ कॉपर वायर. एक कॉपर की वायर है. कॉपर की वायर का जो लेंथ है वो मैंने 1 मीटर लिया और एरिया भी 1 ले लिया. हम लोग ले सकते हैं 1 1. दिस L एंड A बोथ बिकम 1 1. टेल मी, अगर ये L और A दोनों 1 1 हो गए तो रो किसके इक्वल होगा? R. रो विल बी इक्वल टू R.
है ना, यही आ रहा है ना। तो इससे देखो हम लोग इस चीज से हम लोग रो का मीनिंग समझ सकते हैं। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रो जो है ना, रो इज एक्चुअली इक्वल टू दैट रेजिस्टेंस which is of the wire of length 1 meter and cross section area 1 meter square। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ 1 है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं that specific resistance is the resistance of the wire per unit length per unit area, per unit length per unit area। मतलब it is a specific resistance क्या होता है, it is equal to the resistance of 1 meter wire having area also 1 meter square। समझ में आई बात? ठीक, ठीक है, क्लियर? थोड़ा और एक एग्जाम्पल से थोड़ा और समझा देता हूँ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, थोड़ा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार बताओ, ये सपोज एक वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, ओके। लेकिन इस वायर की जो लेंथ है इट्स 3 मीटर और इसका जो रेजिस्टेंस है इट इज 30 ohms। देखो, so can I say 3 meter wire has a resistance of 30 ohm na? So how much will be resistance of 1 meter wire? 10 ohm. 10. Can I say 10 ohm is a resistance of 1 meter and 1 cross section area? Yes. So specific resistance will be 10। ठीक है, 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ एवरी 1 मीटर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर 1 मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज 10 हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो रेजिस्ट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, द नेम ऑफ द रो इज रेजिस्टिविटी आल्सो, ओके। या तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो है ना वो कांस्टेंट होती है, इट इज अ कांस्टेंट, बट रेजिस्टिविटी खाली एक चीज पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस अगर आपको याद है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन दैट। रेजिस्टिविटी is a property of the material, resistivity only depends on its temperature। how? अगर आप वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, so the resistance of every 1 meter will also increase ना। 1 मीटर वायर का भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। so when you increase temperature, resistance of every 1 meter wire will increase। ये वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। So that's why resistivity increases। ठीक है, ठीक है। Otherwise resistivity constant होता है for a given material। ठीक है, copper has a different resistivity, steel will have a different resistivity, aluminum will have a different resistivity। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक मटेरियल बता देता हूं जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। The material which is having least resistivity, सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल है सिल्वर, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर व्हिच इज हैविंग अ लीस्ट रेजिस्टिविटी। इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो कुछ 10⁻⁸ मीटर में आती है, इट्स ऑफ द साइज 10⁻⁸ मीटर, ओके। आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट पता है किसी को? एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट्स द यूनिट ऑफ दिस रो? याद है 10th स्टैंडर्ड में था ये? एनीबॉडी 10th स्टैंडर्ड में था ना शायद इसका यूनिट भी रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर। या ओम मीटर। ओम मीटर। सो ये 10⁻⁸ ऑर्डर में होती है सिल्वर की रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो ये बहुत अच्छा, इट विल बी अ वेरी गुड कंडक्टर और इट विल बी अ बैड कंडक्टर। व्हाट यू फील? मतलब रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर। Conductor. गुड कंडक्टर। हाँ, आप देखो स्टूडेंट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिल्वर की रेजिस्टेंस कम है, आपको बोलना चाहिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है।
रेजिस्टेंस सिल्वर की कम नहीं है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन हाउ मच लेंथ यू आर टेकिंग। अगर आप बहुत लंबा सिल्वर का वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बहुत छोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, इट्स अ गुड मटेरियल फॉर कंडक्शन, ठीक है। सो ये आपको पता है फॉर्मूला, सो ठीक है। तो फॉर्मूला ये जो आपको पता है, R इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है। इस पे एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, देयर इज वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच कम्स ऑन दिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैं आपको एक करा देता हूँ। लेट्स राइट ऑन वन न्यूमेरिकल ऑन दिस वन, राइट ऑन न्यूमेरिकल, लिखो अ कॉपर वायर, राइट ऑन a copper wire has resistance of 20 ohms. Copper wire has a resistance of 20 ohms, full stop. If it is stretched, to make the length double, if it is stretched to make the length double, then find the new resistance of the wire. Okay. If it is stretched to make the length double, then find the new resistance of the wire. स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में किया है क्या आपने? वायर को खींच के डबल कर दिया है, उसकी न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। No, आता है क्या ऐसा नो क्वेश्चन? नो सर। नो। तो 10th स्टैंडर्ड में मतलब ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है एक्चुअली, नहीं किया है, ठीक है। तो पता नहीं, आई समटाइम वंडर कि 10th में कराते क्या है। बहुत सिंपल चीजें भी नहीं कराई है 10th में। इट्स ओके, वी विल डू। सी ध्यान से देखो जो मैं बना रहा हूँ। सपोज ये एक वायर है, देखिए इट्स अ वायर, द लेंथ ऑफ दिस वायर आई एम कॉलिंग एज L1, इसका लेंथ L1 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना इस वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। सी दिस डायग्राम, लेंथ इज L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1। अब ध्यान से सुनो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस लेंथ एंड एरिया, अगर आप ये लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता है क्या मिलता है? अब इसको इस वायर का वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग A1 एंड L1। याद रखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई करने पे किसी भी चीज का वॉल्यूम मिल जाता है। सो A1 इनटू L1 इज अ वॉल्यूम। अब सपोज मैंने इस वायर को पकड़ा और खींचा, आई होल्ड दिस वायर एंड आई पुल इट, पकड़ के खींचा तो वायर का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। You might be knowing that metals are malleable and ductile. Ductile है मतलब they can be converted into thin long wires. So देखो इस वायर को मैंने खींच के ऐसा कर दिया, देखो आपको ये पता होगा खींचने पे, इसको स्ट्रेच करने पे इसका लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा, the length will increase. Let's say length become L2, लेकिन वायर को खींचने पे पता है वायर पतला हो जाता है, the wire become thinner. थिन हो गया मतलब उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। लेट्स से इट बिकम A2, क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम A2। अब इसका जो न्यू वॉल्यूम है स्ट्रेच करने के बाद, इसका जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम विल बी A2L2, राइट। लेकिन पता है एक सिंपल लॉजिक है, जब आप किसी सब्सटेंस को खींचते हो ना, उसका लेंथ इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम मस्ट नॉट चेंज ऑन स्ट्रेचिंग। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पे देखो, इट्स इनिशियल वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड दिस इज अ फाइनल वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। ये दोनों इक्वल होंगे बेटा। सो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं, A1L1 इक्वल टू A2L2, ठीक है। इसमें से फ्रॉम दिस हम लोग A2 अपॉन A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाउ मच इज A2 अपॉन A1। टेल मी हाउ मच विल बी A2 अपॉन A1, बताओ how much A2 upon A1? L2 upon L1। L2 upon L1। L1 upon L2। देखो
A2 by A1 निकालोगे ना तो वो आएगा L1 upon L2, रिवर्स होगा, ठीक है। तो दिस आई गॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन। याद रखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है खींचने पे। अब देखो जिनको चाहिए पहले आप यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बहुत इजी है, दिस इज द मेन थिंग वे टू डू, फिनिश अप टू दिस। ओके डन सर। चलो मयूरेश मोटलियार का हो गया कंप्लीट, बाकी का भी हो गया आई एम श्योर, ठीक है। सो देखो हमें एक इक्वेशन मिला, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये थोड़ा मतलब हमें मिला, ये रख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, तो वायर को खींचने पर उसका लेंथ चेंज हुआ है, एरिया चेंज हुआ है, एंड यू नो दैट लेंथ और एरिया चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस फिजिकल फीचर्स। देखो रेजिस्टेंस R1, it is a resistance before stretching. R1 is a resistance before stretching. R1 will be rho L1 by A1. और स्ट्रेचिंग करने के बाद जो रेजिस्टेंस है ना, द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, दैट रेजिस्टेंस इज R2, और इसकी फॉर्मूला होगी रो L2 by A2। रो चेंज नहीं होगा क्योंकि रो एक्चुअली में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। रो कांस्टेंट है, रो इज रेजिस्टिविटी, वो कांस्टेंट है। वायर को खींचने पे उसकी रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, लेट्स सपोज इफ यू डिवाइड देम, R1 डिवाइडेड बाय R2, अच्छे से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो रो कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड इफ यू डिवाइड प्रॉपर्ली इट विल बी L1 डिवाइड बाय A1, उसके बाद डिवीजन है L2 बाय A2 ना, सो अच्छे से डिवाइड करो, इट विल बिकम लाइक दिस। ये आने वाला है स्टूडेंट, L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। अब इसमें क्या करेंगे, लेंथ के टर्म्स को एक साथ रखो, कीप द लेंथ टर्म्स ऑन वन साइड, लेंथ के टर्म्स को एक साइड रखो और एरिया के टर्म्स को एक साथ रखो। कीप लेंथ टुगेदर L1 अपॉन L2 एंड एरिया टुगेदर A2 अपॉन A1। ये देखो ऐसे आ रहा है ना, हमें ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर चुके हैं कि जो A2 by A1 होता है, the A2 by A1 is equal to L1 by L2, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया ना। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो इन प्लेस ऑफ A2 by L1, सॉरी इन प्लेस ऑफ A2 by A1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, L1 by L2 लिख सकते हैं, एंड ऑलरेडी एक और L1 by L2 है, सो इट बिकम L1 by L2 द होल स्क्वायर। सो देखो स्टूडेंट, ये जो है ना एक जनरल फॉर्मूला बनाई है मैंने। एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये था, मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनानी थी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब जनरल फॉर्मूला मतलब ये है कि जब भी वायर को स्ट्रेच करोगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि लेंथ डबल हो गई है, लेंथ हैज बीन डबल्ड। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि खींचने पे लेंथ ट्रिपल हो गया है, लेंथ में कैन बिकम 4 टाइम्स ऑल्सो। तो कितने भी टाइम्स आप खींचो, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। इट्स अ जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। इसमें R1 L1 जो है वो ओरिजिनल लेंथ और रेजिस्टेंस है, R2 L2 आर द न्यू रेजिस्टेंस एंड न्यू लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो आप में से कोई बता सकता है इसमें लेंथ जब खींचा है हमने तो डबल हो गया ना, ऑन स्ट्रेचिंग लेंथ हैज बिकम डबल। So I can say that L1 is double of L2 or L2 is a double of L1. What I can say? L2 is double of L2 L1. double of L1. Double of L1. ये जो आपकी L2 की वैल्यू है ना, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, ओके। और जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, the initial resistance वो 10 ohms given है। The initial resistance is 10 ohms given, I think.
वो भी डाल दो एंड प्लीज सॉल्व इट एंड प्लीज गेट मी द न्यू रेजिस्टेंस। R2 फाइंड करके दो इसमें से, फाइंड R2 फ्रॉम दिस। चलो फिनिश करो ये क्वेश्चन, फाइंड R2 फ्रॉम दिस। सर 40 ohm. 40 ohm. 40 80 ohms. 80 ohms. 80 ohms. 80 ohms. इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 80 ohms. 80 ohms. 20 initial. 20. इनिशियल 20 गिवन है ना, मैंने यहाँ पे गलती से 10 लिखा है तो 10 मत, आपको 20 गिवन है आई थिंक। सो आई थिंक 80 ohms आने वाला है। Yes. Yes. So 80 ohm is a resistance after stretching, right? हाँ, तो देखो मैंने सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला बना ली यहाँ पे। जनरल फॉर्मूला है R1 by R2 equal to L1 by L2 the whole square। ओके, जनरल फॉर्मूला तो ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने लिखा है कि लेंथ को डबल किया है, लेंथ हैज बीन स्ट्रेच्ड टू 2 times, लेंथ इज डबल्ड। लेंथ ट्रिपल भी कर सकते हैं, लेंथ 4 times भी खींचा जा सकता है, ठीक है। सो सपोज इन जनरल लेंथ इज स्ट्रेच्ड n times, सपोज n times खींचा है मैंने, मतलब लेंथ हैज बिकम n times। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, that L2 will be n times L1। Yes. ये जनरल है, देखो जनरली आई एम राइटिंग इफ L2 is n times L1 that means length become how much times, length become n times। N times. हाँ, तो ये देखो ये आपने अगर डाल दिया ना, ये L2 की वैल्यू अगर आप डाल दोगे ऊपर, if you put this L2 value in the numerator here in this general formula में आप ये L2 की वैल्यू डाल दो तो पता है आपको एक रिजल्ट आएगी, R2 is, या आप लोग ट्राई करो, R2 will be how many times R1, वो तो खुद देखो कितना आ रहा है। ये जनरल करके देखो, जनरल टर्म n के टर्म्स में डाल के देखो, देखो R2 कितने टाइम्स आ रहा है R1 के। N times R1. R2 is N square times n square R1. N square times. square है। R1 into n square. R2 will be equal to n square times R1, है ना, ये आएगा। यस करेक्ट है। देखो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब है अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी थोड़ा बहुत आ जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन। रिमेंबर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल वी आर डिस्कसिंग रेजिस्टेंस ओनली। आज हमारा पूरा डिस्कशन रेजिस्टेंस के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सी होता क्या है कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, इफ आई फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट गुड कंडक्टर्स, ठीक है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं ना उनको सिंपली आप कंडक्टर्स भी बोल सकते हो। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है आई विल टेल यू, मैं बताता हूं उसको, लेकिन पहले आप थोड़ा सुन लो। इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इन केस ऑफ गुड कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, ओके। बट अगर हम लोग सेमी कंडक्टर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर्स और इफ यू टॉक अबाउट बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब इनके लिए थोड़ा अलग रूल है। सेमी कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, इनके लिए ऐसा होता है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मटेरियल का तो रेजिस्टेंस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होने लगती है, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्स।
In case of good conductors, they are direct proportion. ठीक है, पहले अभी रिजल्ट लिख लो. You write down this result, then I will explain that why this happened. किसका माइक ऑन है? ऑफ करो. आयुष सालुंखे और स्वामी संदीप कुमार सिंह. यस सर. माइक ऑफ करो यार, माइक क्यों ऑन करके रखा है? नहीं, मेरा बंद है, अभी चालू किया. नाम तो काफी भारी है, स्वामी संदीप नारायण सिंह ऐसा कुछ नाम है. ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी में बड़े बाबा वगैरह से बात कर रहा हूँ. ठीक है, नाइस नेम. इन केस ऑफ कंडक्टर्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. सर मेरा माइक बंद ही था. कौन है? स्वयं. स्वयं. हाँ सर. मुझे दिखा रहा था इसलिए मैंने बोला, बाकी मुझे क्या करना है. मुझे दिखा रहा था वो माइक ऑन है आपका. ठीक है, सिर्फ आवाज आ रहा था इसके लिए बोला बंद करो. ठीक है, चलेगा. सर ठीक है, ये लिख लिया स्टूडेंट सबने? या आप में से आप लोग को ये 10th स्टैंडर्ड में रीजन बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है? यू नो द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, दैट इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ बैड कंडक्टर इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर. अगर रीजन ऑलरेडी पता है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन, वो नीड नहीं है फिर. डू यू नो द रीजंस स्टूडेंट? No, sir. No. अच्छा, ठीक है. सो देखो मैं समझा देता हूँ. ठीक है, ठीक है. सी हियर, मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट विजुअलाइज करवा रहा हूँ. जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा विजुअलाइज करो, खाली जस्ट विजुअलाइज इन योर माइंड. अगर मेरे पास एक कॉपर की वायर है, आई एम हैविंग अ कॉपर वायर. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, कॉपर की वायर है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एटम्स भी होते हैं, बट एटम्स आर नॉट फ्री, एटम्स आर बाउंड. एटम बहुत हैवी होते हैं, मैसिव होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम्स आर हैवी, दे आर बाउंड, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. ओके, तो पिक्चर इमेजिन हो रही है? हाँ. अब आप देखो, जब आप कॉपर को हीट करोगे, लेट्स से यू आर हीटिंग द कॉपर, व्हेन यू आर हीटिंग इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. लेकिन हीट करने का मतलब है आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. यू आर सप्लाइंग द थर्मल एनर्जी टू द कॉपर. जब हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो जो थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट करेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक दैट थर्मल एनर्जी एंड आल्सो एटम्स विल टेक दैट थर्मल एनर्जी. एटम्स भी लेंगे. जब एटम्स और इलेक्ट्रॉन दोनों आपका थर्मल एनर्जी लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एटम्स है ना, एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाएगा. एटम्स पता है वाइब्रेट करते रहते हैं. सी दिस, सपोज ये एक एटम है, इट्स अ कॉपर एटम. ये ऐसे ऐसे कर रहे, देखो लाइक दिस. इसको बोलते हैं वाइब्रेशन. अगर आप इसको हीट अप करोगे ना, हीट अप से आप उसको और एनर्जी दे रहे हो, तो वो और ऐसे ऐसे करेगा. देखो, ओके, और हीट दोगे तो ये और ज्यादा वाइब्रेट करेगा. सो वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीजेस ऑन हीटिंग. एक बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन मेटल में से पास होते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं. देयर आर रिपीटेड कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम. तो जब इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. ध्यान से सुनो. whenever electron flows through the material, the electron often collides with the atoms of the material, and because of that atoms collision, the electron gets slow. उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस. क्यों मिलती है? क्योंकि एटम्स और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं. दैट इज रेजिस्टेंस. अब हीटिंग करने पे क्या हुआ, हीटिंग करने पे वाइब्रेशन बढ़ गया, मैंने बोला अभी. ठीक है, द एटम्स विल वाइब्रेट मोर विगरसली, और जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे. तो क्या लगता है, अगर एटम और जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, there will be more collisions between electrons and atoms during their flow, or there will be less collisions between them? क्या लगता है? more collision. Atoms, जो एटम और जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, there will be more collisions between electron and atom when the electron will flow. So ज्यादा collisions होंगे तो ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिशन मिलेगा. That means resistance got increased. इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ती है. देखो, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किए बिना आपको समझाया, जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ गया. अगर किसी को नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हो फिर से, बट दिस आई एक्सप्लेन नाउ.
that why resistance increases in case of conductors. सिर्फ इतना याद रखो शॉर्ट में, conductors contain free electrons as well as atoms. Atoms do the vibration, they keep on vibrating. On heating, the vibrational motion increases. Vibrational motion of atoms and electrons will increase. Because of that, the electron and atom will collide more often. ज़्यादा collision होगा electron और atom के बीच में. That's why the electron will receive more opposition while flowing. Electron के flow को ज़्यादा opposition मिलेगी, मतलब resistance ज़्यादा हो गया. That's why in case of conductors, resistance increases. Got this? चलिए सेकंड जाते हैं. बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इन दोनों के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में. ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनो. ये भी मैं ओरली बता देता हूं विदाउट डायग्राम, यू ट्राई टू इमेजिन. इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? इंसुलेटर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नो. अच्छा, नो आपने बोला, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है. इंसुलेटर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इंसुलेटर कंटेन एटम्स. इंसुलेटर में एटम्स तो होंगे. यस. हर चीज एटम्स की बनी होती है. देखो सपोज ये इंसुलेटर, इसके लिए मैं डायग्राम बना ही लेता हूँ, नहीं तो आपको विजुअलाइज नहीं होगा शायद. थिंक ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें एटम्स तो होंगे. सी दिस. लेकिन ये एटम्स के पास है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. दे विल नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट देयर विल बी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड होंगे. ये देखो, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना, दीज आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इस एटम के साथ बाउंड है. तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है. जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो ना, लेट्स से यू कनेक्ट हियर अ पॉजिटिव एंड ऑफ अ बैटरी. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया. यस सर. स्क्रीन फ्रीज हो गया. और आवाज भी बंद हो गया. स्क्रीन फ्रीज हो गया सर. सर स्क्रीन फ्रीज है. हेलो सर. चलो कंटिन्यू कर. सो मैं आपको ये बता रहा था कि सर स्क्रीन ब्लर है. नहीं होता. स्क्रीन ब्लर है. वॉइस भी ब्रेक हो रहा है. यस सर. ब्लर है. ब्लर है. स्क्रीन